फ्रेंड्स एंड माय यूट्यूब फैमिली। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक नया सब्जेक्ट लेके आया हूँ या टॉपिक लेके आया हूँ। उस टॉपिक में मैं ये डिस्कस करने जा रहा हूँ कि अभी जो बोर्ड्स एग्जाम्स हुए हैं, 10th के बोर्ड एग्जाम्स हुए हैं, तो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कई बार कि क्या सब्जेक्ट मैं सेलेक्ट करूँ ताकि मैं आने वाले फ्यूचर में मेरा टाइम, एनर्जी और पैसा, रुपया, मनी वेस्ट ना हो और मैं सही समय पर सही तरीके से सही डिसीजन लेकर के मैं सही राह पकड़ करके अपने गोल को अचीव कर लूँ। तो उसी टॉपिक को लेकर के कई बच्चे, स्टूडेंट्स जो हैं हमारे, उन्होंने भी कहे कि सर आप एक बार इस पर एक वीडियो बनाइए ताकि हम सभी का ये कन्फ्यूज़न दूर हो जाए। आप मुझे थोड़ा बहुत समझाए, आप एक थोड़ा डिटेल में इसको थोड़ा बताइए ताकि मैं इसको सेलेक्ट करने के लिए कैसे सही से कर पाऊँ या ना कर पाऊँ। क्योंकि कई बार बच्चे क्या करते हैं, गलत डिसीजन ले लेते हैं, गलत सब्जेक्ट से सेलेक्ट कर लेते हैं, बनना कुछ और है, करना कुछ और है और सेलेक्ट कुछ और कर लेते हैं, फिर उसको बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो यही सब सोचते हुए ये शुरू करते हैं। तो देखो बच्चों, क्या होता है कि जब हम 10th करते हैं तो हमारे इंडिया में, हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में आज तक, जब तक न्यू एजुकेशन पॉलिसी नहीं आती है तब तक, अभी तक 10th के बाद बच्चों के पास 4 ऑप्शंस होते हैं। 4 ऑप्शंस क्या क्या होते हैं? एक तो होता है साइंस का। तो साइंस में 2 भाग हो जाते हैं, उनके 2 टाइप्स हो जाते हैं, 2 डिवाइड हो जाते हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। एक होता है मेडिकल, एक होता है नॉन मेडिकल। सबको पता ही होगा। मेडिकल में क्या हो जाता है, नाम से लग रहा है मेडिकल। तो मेडिकल में जाने के लिए उसके लिए बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री इसके मेन सब्जेक्ट होते हैं। उसका अपोजिट आके जाके नॉन मेडिकल है, साइंस का दूसरा पार्ट नॉन मेडिकल, उसमें मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री इसका मेन सब्जेक्ट होता है। और बाकी के जो 200 होते हैं, 200 मार्क्स के, 100 मार्क्स के, तो कहीं पर 100 मार्क्स के लैंग्वेज होते हैं, जैसे 100 मार्क्स का हिंदी, 100 मार्क्स का इंग्लिश और 100 मार्क्स के कंप्यूटर साइंस लेते हैं बच्चे। कई बार फिजिकल एजुकेशन लेते हैं और जो भी है सेलेक्टिव होता है वो सेलेक्ट करते हैं। लेकिन मेन यही बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री होता है। ये तो साइंस डिपार्टमेंट हो गया। फिर उसके बाद है कॉमर्स डिपार्टमेंट। तो कॉमर्स डिपार्टमेंट में कॉमर्स एक नया बच्चों के लिए बिल्कुल एक नई सब्जेक्ट बन के आता है उसके सामने, जो 10th के बाद। उससे पहले वो इसके बारे में ना कुछ कभी पढ़ा नहीं होता, देखा नहीं होता, किया नहीं होता, क्योंकि अकाउंट्स एंड बिजनेस स्टडीज जो है ये बच्चे अमूमन इससे पहले कभी नहीं देखे होते हैं। कहाँ अगर घर में कोई एल्डर्स पढ़ रहा हो तो सुने देखे होते हैं, बट एजुकेशन उसके बारे में या स्टडी नहीं किए होते हैं। तो कॉमर्स एक नया सब्जेक्ट है। तो कॉमर्स में क्या होगा, कॉमर्स में अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स और मैथ, ये दोनों ऑप्शन होते हैं। कई जगह बच्चे मैथ्स लेते हैं, इकोनॉमिक्स की जगह मैथ्स लेते हैं। और फिर वही 200 के सब्जेक्ट से उसमें भी सेलेक्टिव, या एक तो 100 का होता है लैंग्वेज, बाकी आप फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस, CUPW और भी कई तरह के बच्चे अपने अपने हिसाब से लेते हैं। कई जगह हिंदी, इंग्लिश दोनों लेते हैं, ये होता है। अब बच गया लास्ट ह्यूमैनिटीज, जिसको आप आर्ट्स के नाम से भी जानते हैं, ह्यूमैनिटीज के नाम से भी जानते हो। तो ह्यूमैनिटीज में क्या होता है कि यहाँ पर जो 3 सब्जेक्ट है उनमें आपको सेलेक्ट करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हो जाते हैं, जैसे पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, है ना। तो इस तरह के कई सारे, इकोनॉमिक्स, इस तरह के कई, साइकोलॉजी, इस तरह के कई तरह के सब्जेक्ट आ जाते हैं जिसे आप जिसमें से, लेकिन हाँ, इतने सारे सब्जेक्ट हैं जिसमें से केवल आपको 2 ही लेना होता है। जिसके बाद एक इकोनॉमिक्स या मैथ, या और आप उसके जगह कोई और सब्जेक्ट जो भी। लेकिन मेनली जिस तरह यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ था, तो यहाँ भी मेन सब्जेक्ट आपके 300 का ही होंगे और 3 पेपर ही होंगे। तो ये है। तो ये तो सब्जेक्ट हमने सुना, जाना। अब मैं थोड़ा ब्लैक बोर्ड पर जा रहा हूँ और आपको थोड़ा डिटेल में, ज़्यादा तो नहीं, बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ मेन बेसिक बात जो है, जो हमारे एजुकेशन सिस्टम को लेकर के है, उसको मैं, हमारे जो बच्चे जहाँ फंस जाते हैं कि क्या सेलेक्ट करने से क्या बनते हैं, कैसे बनने से क्या होता है, तो उसकी एक बेसिक जानकारी मैं आपको देने का कोशिश कर रहा हूँ। आई होप आप लोगों को ये समझ आएगा। अगर समझ आ जाएगा तो अपने दोस्तों में, अपने और भी जो परिवार में, फैमिली में, रिलेटिव्स में कोई बच्चा होगा जो अभी 10th का बोर्ड दिया है और अभी वेट कर रहे हैं अपने रिजल्ट का, तो उनको आप ये दिखाइएगा ताकि उनको थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन दूर हो जाए। इससे पहले जब मैं एजुकेशन माने से पहले मैं थोड़ा बहुत काउंसलिंग का भी काम किया हुआ है, तो मैंने कई बार बच्चों को गाइड किया, तो बच्चे सही राह पे गए। और बच्चे आज के टाइम में, वो बच्चे आज से 5-7 साल पहले की बात है, तो बच्चे अभी सही जगह पर हैं वो। तो मुझे आशा है कि आप लोग भी इसे देखोगे तो आप लोग भी अपने फ्यूचर में, अपने करियर में कुछ अच्छा ही करोगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। तो देखिए, जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि हमारे पास क्या होता है, 3 स्ट्रीम्स होता है। तो मैं अभी एक बॉक्स बनाता हूँ, उस बॉक्स में इन बॉक्स को 3 डब्बे में बांट देता हूँ, ठीक है।
देखिए, एक हो गया आपका साइंस, एक हो गया आपका कॉमर्स, एक हो गया आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज। तो ऐसा करते हैं, इसको लिख देते हैं। साइंस वाले को थोड़ा बड़ा चाहिए, चलो इसको साइंस को यहाँ दो भाग में बांट देता हूँ। इसको हम ऐसे मान लेते हैं, ये आर्ट्स है, ठीक है, ये कॉमर्स है, ठीक है, और ये साइंस है, ठीक है। इसमें एक नॉन मेडिकल NM लिख देता हूँ मैं, NM, और ये लिख देता हूँ M, जिससे आपको समझने में मेडिकल है, ठीक है। अब आप देखिए, जैसा कि मैंने अभी बोला वो हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। आर्ट्स है तो आर्ट्स में तो 3 सब्जेक्ट क्या क्या हो सकते हैं वो हम देखते हैं। तो जैसे आर्ट्स में देखिए, सबसे पहले जैसे मान के चलिए पोल साइंस है, पोल साइंस अगर आप लेते हो, है ना। अब उसके बाद आप मान के सोशियोलॉजी लेते हो, सोशियो लेते हो, उसके बाद आप इको लेते हो, या इको की जगह मैथ्स लेते हो, या और भी कई सारी चीजें हैं जैसे साइकोलॉजी, जियोग्राफी जो भी है। उसके बाद आप लैंग्वेज में हिंदी, इंग्लिश, H मैंने हिंदी, N मैंने इंग्लिश ले देता हूँ, और उसके जगह फिजिकल एजुकेशन और कंप्यूटर साइंस, फिजिकल एजुकेशन और कंप्यूटर साइंस ले सकते हैं। ये एक सब्जेक्ट है, मैं भी बताऊंगा इसका ऑप्शन क्या क्या है। कॉमर्स में आइए, तो कॉमर्स में आपका जैसे कि मैंने भी बताया था, अकाउंटेंसी, BST, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, और इसके साथ साथ आप कई बार बच्चे मैथ्स भी लेते हैं, इको या मैथ्स में से एक सेलेक्ट करते हैं, और दूसरा वही हिंदी या इंग्लिश और कंप्यूटर साइंस या फिजिकल एजुकेशन, ठीक है, फिजिकल एजुकेशन। फिर उसके बाद आपका है नॉन मेडिकल। नॉन मेडिकल में तो सबको ये पता ही है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, जिसको PCM के नाम से हम जानते हैं। हिंदी, इंग्लिश, यही वही सेम लैंग्वेज, और साथ में हम क्या करेंगे बाबू, यही फिजिकल एजुकेशन या कंप्यूटर साइंस ले सकते हैं। आइए फिर मेडिकल की बात करें। मेडिकल में वही बायोलॉजी, क्योंकि यहाँ पर मेडिकल है तो बायो वाली बात होगी, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, वही हिंदी, इंग्लिश, और फिजिकल एजुकेशन और कॉमर्स। जो भी मैं बोला उसको मैंने आपको लिख के दिखा दिया। अब कंफ्यूजन यहाँ क्या है कि कितने नंबर आए, क्या करें ताकि हम इसको सेलेक्ट कर सके। देखिए, ये तो डिपेंड करता है स्कूल में, कि जिस स्कूल में आप जाकर हायर सेकेंडरी में 11th 12th में एडमिशन करने जा रहे हो, तो उस स्कूल की क्राइटेरिया क्या है, कितने परसेंटेज पर किसको कितना, मतलब एडमिशन का क्या कैसे क्राइटेरिया वो बताएगा। लेकिन ऐसा कोई अमूमन ऐसा नहीं है कि 99% लाओगे 10th में, 98 लाओगे तो आप आर्ट्स ले सकते हो या कॉमर्स ले सकते हो, साइंस ले सकते हो। ये हमारे समाज में एक बहुत ही कंजर्वेटिव माइंड वाली सोच है। कई बार लोग कहते हैं कि आपको 95% आया, 90% है, आप तो इंजीनियर बनो, आप तो डॉक्टर बनो, आप तो नॉन मेडिकल लो, मेडिकल लो। आर्ट्स तो कमजोर बच्चे लेते हैं, आर्ट्स तो वीक बच्चे लेते हैं, आर्ट्स तो ऐसा है। ये बहुत ही रूढ़िवादी सोच है, बहुत ही पुरानी सोच है, बहुत ही पुराना ख्यालात है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका एम क्या है, आप क्या बनना चाहते हो, उस दिशा में जाओ, उस सब्जेक्ट को सेलेक्ट करो। क्योंकि कल जब आप 5 साल बाद, 10 साल बाद जब कुछ हासिल नहीं कर पाओगे और बेशक बिना मतलब के साइंस ले लिए रहोगे, 2 बार कंपार्टमेंट आ जाएगी, तो फिर वही आदमी आकर के आपको बेवकूफ बनाएगा और आपको नीचे दिखाने करेगा, आपको डिमोटिवेट करेगा। इसीलिए सब्जेक्ट सेलेक्ट करने से पहले किसी के कहने सुनने, पड़ोसी का लड़का ये लिया, शर्मा जी का लड़का इन्होंने लिया, चौधरी जी का लड़का, इससे कोई मतलब नहीं है। आपको क्या पसंद है वो देखना है, ठीक है। आप किस में जाना चाहते हो, आपका क्या रुचि है, आपका क्या इंटरेस्ट है, उसमें ध्यान दो, ठीक है। उससे सेलेक्ट करना है बस। ये तो पहला चीज तो ये। दूसरी चीज आनी भी चाहिए। अब मुझे इंजीनियर बनना है लेकिन मुझे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ आती नहीं, अब जबरदस्ती का मैं इंजीनियर बनूं, वो गलत बात है। सेलेक्ट कभी भी बेटा एम करने से पहले बाबू देखो, जब भी कभी आप एम बनाओ, किसी चीज के आप अपना गोल बनाओ, तो गोल सपने देखने गलत बात नहीं है। सपने देखो, बड़े से बड़े सपने देखो, ऊंचे से ऊंचे सपने देखो, लेकिन अपने पंख को भी उतना ही मजबूत बनाओ ताकि आप उस सपने को पूरे कर सको। सपना देखना गलत बात नहीं है, लेकिन सपने को पूरा करने के लिए अपने पंख में, मतलब हमारे बुद्धि में, हमारे इंटेलेक्चुअल और फिजिकल दोनों तरीके से आपको मजबूत रहना पड़ेगा, बौद्धिक भी और शारीरिक भी, ताकि उस चीज को आप जीत सको, ताकि आप उस चीज को पा सको। तो दूसरे के कहने से, दूसरे को देख करके, रिश्तेदारों को देख करके फलाने का बेटा ने ये किया, फलाने की बेटी ने ये किया, इसलिए हम ये कर लेते हैं, ऐसा नहीं करते हैं। आप अपने कैलिबर को ध्यान में रखते हुए, आप अपने इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए कोई सपना देखो ताकि आप उसको पूरा करो और आप मोटिवेटेड रहो। क्योंकि हम सपने तो देख लेते हैं, फिर मेहनत भी शुरू कर देते हैं, बिना किसी तैयारी के, बिना किसी प्रिपरेशन के, बिना किसी उसके बस शुरू हो जाते हैं। किताबें खरीद ली, बुक देख लिया, यूट्यूब पे वीडियो देख लिया, शुरू हो गए। पता चला 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद हम तो इसके लायक ही नहीं थे, हमसे तो हो ही नहीं पा रहा है, हम तो इसमें इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है, चलो अब ये कर लेते हैं, फिर 2 साल बाद ये कर लेते हैं। ऐसे में टाइम वेस्ट होता है, ऐसे नहीं करना चाहिए।
एक फोकस रखो, एक ही एम रखो, उस पर काम करो, 100% आप सक्सेस होगे, ये गारंटीड है। आप 4 दिशा में जाओगे तो कभी नहीं जाओगे। छोटी सी बात है, अगर कोई ट्रेन या अगर कोई फ्लाइट डेस्टिनेशन के लिए यहाँ से, जैसे नई दिल्ली से अगर किसी को मान के चलिए अगर अमृतसर जाना है, तो अमृतसर की ट्रेन पे बैठेगा कि ये कोई जालियावाला कहता हूँ, सॉरी अभी आज जालियावाला आया तो बीच में जालियावाला का आ गया, सॉरी। अगर अमृतसर जाना है तो अमृतसर की ट्रेन में बैठोगे, लखनऊ की ट्रेन में बैठ के तो आप अमृतसर जा नहीं सकते ना। तो वही वाली चीज़ है, तो जिधर जाना उस ट्रैक पर बैठो तो आपको सही दिशा से पहुंचाएगी, नहीं तो आप भटक जाओगे, इधर उधर चले जाओगे। इसीलिए मैं आपको ये चीज़ कहने के बाद अब मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो सामने लिखा है इसे समझने का प्रयास करिए कि किस सब्जेक्ट से किस दिशा में आप जा सकते हैं। वो बेसिक चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आर्ट्स है आपके पास, तो आर्ट्स के लिए मैं आपको क्लियर कर दूँ, आई एम ऑल्सो अब जैसा कि आपको मेरा इंटर वीडियो अगर आपने देखा होगा तो मैंने बताया कि आई एम अ कॉमर्स टीचर एंड ऑल्सो आर्ट्स टीचर। ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट को भी पढ़ाता हूँ और कॉमर्स के सब्जेक्ट को भी पढ़ाता हूँ। कॉमर्स में बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ, और आर्ट्स में मैं पोल साइंस पढ़ाता हूँ, सोशियोलॉजी पढ़ाता हूँ, हिस्ट्री पढ़ाता हूँ, ज्योग्राफी भी पढ़ाता हूँ। बिकॉज क्योंकि मेरा बैकग्राउंड यूपीएससी से है। यूपीएससी वाले जो बच्चे होते हैं जो यूपीएससी की प्रिपरेशन किए होते हैं, उनका जीएस पे अच्छा खासा पकड़ हो जाता है। खैर, उसी बिहाफ पर अपनी नॉलेज, अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पर मैं आप सभी को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, सबसे पहली बात, अगर आप आर्ट्स लेते हो, अगर आपको आर्ट्स में ह्यूमैनिटीज में इंटरेस्ट है, तो आप सिर्फ 2-3 चीजें हैं जो नहीं बन सकते हो, बाकी कुछ भी बन सकते हो, जो चाहो बन सकते हो, जिधर जिस लाइन में जाना चाहो बन सकते हो। जैसे कि जो नहीं बन सकते वो मैं पहले आपको बता दूं, जैसे कि इंजीनियरिंग में आप नहीं जा सकते, मेडिकल में आप नहीं जा सकते, एंड पायलट बनने के लिए जो होता है पायलट, इनके लिए, और कॉमर्स वाला सब्जेक्ट एक CA/CS ले लो, CA/CS, ये 3-4 चीजें जो हैं इनके लिए आप एप्लीकेबल नहीं हो। आर्ट्स वाले बच्चे जो आर्ट्स ह्यूमैनिटीज लेते हो, इसके अलावा आप जो चाहो बन सकते हो। ऊपर से लेके नीचे तक आपको मैं बताता हूँ। यूपीएससी एग्जाम इज द टफेस्ट एग्जाम, इज द टॉप मोस्ट एग्जाम इन द इंडिया। आप बता दो मैं आपको, वो एग्जाम की तैयारी से लेकर के सबसे छोटे तैयारी, पटवारी के एग्जाम कह लीजिए, या जो 4th ग्रेड की एग्जाम की तैयारी, तो वहां तक की चीजों में आप कर सकते हो। वो कहोगे कैसे सर, मैं अभी आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप देखो, दिख रहा है, यहाँ पर साफ दिख रहा होगा, आई होप। देखिए 4 डब्बे में बांट देता हूं मैं। आप इंडिया के किसी भी, इंडिया के छोटे से छोटे, बड़े से बड़े एग्जाम दोगे आप, उन सभी एग्जाम में आपको बेसिकली इन 4 चीजों की चर्चा होती ही होती है, थोड़े में हो या ज्यादा में हो, लेकिन होगी ही होगी। जैसे मैं आपको तो जीएस जीके, ठीक है, जीएस जीके बोलिए या जीए भी बोलते हैं, क्या जगह जीके मतलब जनरल नॉलेज, जीएस मतलब जनरल स्टडीज, और जीए का मतलब जनरल अवेयरनेस। ये सब चीजें जीके जीएस का सब्जेक्ट है। दूसरा, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, ये 4 चीजें हर जगह पूछी जाती है। अगर आप ह्यूमैनिटीज के बच्चे हो, आर्ट्स के बच्चे हो, तो आपके इन 4 सेक्शन में से 2-3 सेक्शन तो 110% अच्छे से तैयारी हो जाएगा आफ्टर 10th ही। आप जब ग्रेजुएशन के बाद किसी बड़े से बड़े कंपटीशन की तैयारी करोगे, उससे पहले ही आपकी ये सब चीजें अच्छी से, बेसिक नॉलेज से लेकर के बड़े से बड़े नॉलेज तक अच्छी से अच्छी किताबें पढ़ोगे आप, यूनिवर्सिटी किताबें पढ़ोगे आप, जैसे आप हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, पोल साइंस की, इकोनॉमिक्स की पढ़ोगे, आपकी अच्छी से अच्छी तैयारी इसकी हो जाएगी। इसीलिए अगर आपको किसी गवर्नमेंट सर्विस में जाने का इरादा है, जैसे आपको क्लैट करना है, यूपीएससी करना है, एसएससी करना है, इस तरह की चीज़ों में जाना है, बैंकिंग सर्विस में जाना है, और भी जितने भी गवर्नमेंटल एग्जाम होता है उस सर्विस में जाना है, तो आप इसमें आराम से इस तैयारी करके, मतलब आर्ट्स चूज करके जा सकते हो। दूसरा, टीचिंग इज द बेस्ट, मतलब प्रोफेशन, टीचिंग एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है। क्योंकि टीचर जो होते हैं युग निर्माता होते हैं, समाज के निर्माता होते हैं। आप इस सब्जेक्ट से प्रोफेशन में भी जा सकते हो, टीचिंग प्रोफेशन में जा सकते हो। जैसे आपने पोल साइंस ऑनर्स कर लिया, हिस्ट्री ऑनर्स कर ली, ज्योग्राफी ऑनर्स कर लिया, फिर उससे मास्टर्स कर लिया, अगर आपने उसके बाद बीएड कर लिया, सीटेट क्लियर कर लिया, तो टीजीटी पीजीटी टीचर लग सकते हो, 10th ग्रेजुएट टीचर एंड पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। और अगर आपको इससे भी ऊपर जाना है तो नेट एंड जेआरएफ क्वालिफाई करिए, आप लेक्चरर लग सकते हैं, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर लग सकते हैं। तो ये भी ऑप्शन आपके पास, और कई सारे ऑप्शन हैं। वीडियो को इतना लंबा बनाना नहीं चाहता मैं, इसलिए नहीं बता सकता। अब दूसरे सब्जेक्ट पर चलते हैं, वो है अकाउंट्स, बिजनेस, और कॉमर्स में अकाउंट्स, बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स। देखिए, मैं किसी सब्जेक्ट को नीचे दिखाने या किसी सब्जेक्ट को ऊपर दिखाने के लिए, तो सब, मैं टीचर हूँ, मेरे लिए सभी सब्जेक्ट बराबर है। हर सब्जेक्ट में
अपना प्रोफेशन है, अपने जो है उसमें हर बच्चे का अपना एक क्या गोल होता है, कुछ बनने को, हर सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ बनने के लिए एक रहता ही रहता है कि जो जिस सब्जेक्ट से बच्ची तो सब्जेक्ट बनता ही कि फिर, है ना। इसीलिए जो कॉमर्स वाला डिपार्टमेंट है, तो कॉमर्स वाले डिपार्टमेंट में अगर बात की जाए तो कॉमर्स में आप बेसिकली क्या बन सकते हो, बेसिकली आप क्या बन सकते हो, बेसिकली आप सीए बन सकते हो, सीएस बन सकते हो, बैंकिंग लाइन में जा सकते हो, बैंकिंग सर्विस जा सकते हो, अकाउंटेंट डिपार्टमेंट होता है उसमें जा सकते हो। एक बात मुझे याद आई बता दूं, जो हमारा यूपीएससी है, इंडिया का यूपीएससी है, वो सिर्फ आईएएस आईएफएस या इंडियन पुलिस सर्विस आईपीएस नहीं बनाता, उनका बहुत सारे एग्जाम होते हैं, इंजीनियरिंग का भी होता है, यूपीएससी इंजीनियरिंग आईईएस बोलते हैं उसको, इंडियन मेडिकल सर्विस होता है, अकाउंट सर्विस होता है जिसमें कॉमर्स वाले बच्चे भर सकते हैं, है ना। बहुत सारे, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ ये, इसमें मेनली जो सीए सीएस बैंकिंग अकाउंटेंट वगैरह सब बन सकते हो। और आप उसमें अगर यूपीएससी सर्विस में जाना चाहते हो तो यूपीएससी का कॉमर्स वाला होता है या इकोनॉमिक सर्विस होता है, उसमें भी आप जा सकते हो। अगर आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स करते हो बीए के बाद या बीकॉम के बाद, सॉरी आईए और आईकॉम के बाद, तो बीए बीकॉम, अगर आप बीए में आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स करते हो या बीकॉम करते हो तो आप कर सकते हो ये चीज़ें। तो कॉमर्स के लिए भी ये 3-4 रास्ते हैं, आप इससे जा सकते हो। अगर आपको सीए बनना है तो कॉमर्स लो, सीएस बनना है तो कॉमर्स लो, बैंकिंग अकाउंटेंट लाइन में जाना है तो कॉमर्स ले सकते हो। लेकिन कॉमर्स लेने के लिए आपकी मैथमेटिक्स थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप अकाउंटेंसी बनाते हो तो उसमें बड़े बड़े बिग अमाउंट होते हैं, ह्यूज अमाउंट होते हैं, जिनके पर एनम उसके एडजस्टमेंट वगैरह होते हैं, उनको सॉल्व करना होता है, उनमें रेशियो निकालना है, परसेंटेज निकालना है, इस तरह की चीज़ें छोटी मोटी होती है जो जिस पर आपको थोड़ा होना चाहिए, कंठस्थ होना चाहिए। क्योंकि वहाँ पे कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है, 12th लेवल में कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है, तो आपको खुद से करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको मैथमेटिक्स का बेसिक नॉलेज तो जरूर होना चाहिए, जैसे परसेंटेज निकालना, जैसे रेशियो निकालना, इस तरह की चीज़ें। ठीक है, आइए अब आते हैं साइंस पे, जो कि मेरे हिसाब से साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारे समाज, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैं कहा, रूढ़िवादी समाज के हिसाब से एक बहुत अच्छा साइंस पढ़ रहा है, अरे वाह क्या बात है, साइंस में है, तो वो भी थोड़ा आपको एक तवज्जो मिल जाएगा, इंपॉर्टेंस मिल जाएगा, अरे वाह क्या बात है, साइंस का बच्चा है, ये कह देगा। एक तो समाज मोटिवेशन है, हाँ क्या साइंस का है। दूसरा, साइंस लेने के बाद आप किसी भी स्ट्रीम में बाद में चेंज भी कर सकते हो, लेकिन एक बात मेरे से पूछो तो एज ए टीचर एक सलाह दूंगा मैं, चेंज नहीं करना चाहिए। फिर आप चेंज हो, जैसे कई बच्चों को मैं देखता हूँ क्या करेगा, 11th-12th में साइंस ले लेगा, फिर 12th में जाकर आर्ट्स ले लेगा, 11th-12th में साइंस ले लेगा, फिर बीकॉम में जाके बीए में जाकर के ग्रेजुएशन में जाकर के बीए करेगा। क्या कर रहा है, तो मैं हिस्ट्री ऑनर्स कर रहा हूँ, तो भाई फिर तुम साइंस क्यों लिया? क्योंकि देखिए 11th-12th में बेसिक नॉलेज सिखाया जाता है। जैसे कोई बच्चा अगर पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमिक्स लेता है तो 11th में उसकी बेसिक चीज़ों से शुरुआत होती है, उसको पता होता है। ग्रेजुएशन में या मास्टर्स में जाकर अचानक आप साइंस को छोड़ करके हिस्ट्री ऑनर्स कर रहे हो, पॉल साइंस ऑनर्स कर रहे हो, तो आपको बहुत मेहनत और बहुत कुछ ज़्यादा खास नॉलेज सब्जेक्ट के बारे में आपको नहीं हो पाएगा, फिर स्ट्रीम चेंज करने वाली बात हो जाती है। कई बच्चे बीटेक कर लेते हैं, फिर बाद में जाकर के पता नहीं और भी कई लाइन में चले जाते हैं। तो फिर बीटेक किया क्यों? बीटेक करने के पीछे मकसद क्या था? बीटेक करने का ऐसे बीटेक करो कि ऐसे आईआईटी से करो, एनआईटी से करो, ताकि आपको इंजीनियरिंग किया तो इंजीनियरिंग सर्विस में जाओ, इंजीनियरिंग करो, इंजीनियरिंग करके देश को आगे बढ़ाओ। आप इंजीनियरिंग करके फिर क्या करने लगे, तो एसएससी की तैयारी, रेलवे की तैयारी, बैंकिंग तैयारी, तो ये सही नहीं है। फिर बीटेक करके बीएड कर रहे हैं, फिर टीचर लग रहे हैं, तो बीटेक कर रहे थे, तो फिर आप बीटेक करके बीएड करने से चाहते बीएससी कर लेते, मैथमेटिक्स से, फिजिक्स के, केमिस्ट्री से बहुत बढ़िया बेसिक अच्छा नॉलेज से हो जाता, और उसके बाद आप बीएड करके बहुत ही अच्छा लेक्चरर लग सकते थे। खैर, ये अपनी अपनी चॉइस है, ये मैं इसमें किसी को दखलंदाजी नहीं दे सकता। बट नॉन मेडिकल लेते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपके मेन सब्जेक्ट होंगे, जिसके थ्रू वही जनरली नॉन मेडिकल लेने का मतलब ही है 90% बच्चे इंजीनियरिंग का एग्जाम देते हैं, इंजीनियरिंग क्वालिफाई करने की कोशिश करते हैं, वो इंजीनियर बनने की कोशिश करते हैं। उनमें से कुछ बन पाते हैं, कुछ बनने के बाद भी नहीं बन पाते हैं, कुछ बीटेक कर लेते हैं फिर भी नहीं बन पाते इंजीनियर। खैर वो बात अलग है, तो आप ये बन सकते हो। फिर उसके बाद नॉन मेडिकल के बाद आपका मेडिकल आता है। मेडिकल का नाम मतलब मेडिकल डिपार्टमेंट में वो उसमें क्या करते हैं, नीट का एग्जाम देते हैं, नीट निकालने के बाद वो फिर वो 5 साल का जो मेडिकल का कोर्स है वो करते हैं, उसके बाद डॉक्टर बनते हैं। लेकिन इनमें बहुत सारी समस्याएं बीच में आती हैं, कई तरह की दुविधाएं आती हैं। लेकिन हाँ, अगर बच्चे में जीनियसनेस है, उनको सब्जेक्ट आता है, अपने जो करके वो 100% तैयारी करता है, मेहनत करता है, और सच में देश में कई सारे अच्छे से अच्छे हमारे देश में डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हमारे देश के बच्चे, आपको पता ही होगा, हमारे देश के बच्चे के अंदर जितने होनहार हैं, जितने उनके अंदर जो उनकी जो इनोवेशन वाला नवाचार का जो इनोवेटिव माइंड है, मतलब बहुत कम ही देशों में होता है। इतने कम रिसोर्सेज, इतनी कम ज़्यादा, मतलब कम से कम वो मिलता है उनको, मतलब छोटे छोटे घरों में, जो छोटे घरों में मतलब जो
जो फाइनेंशियली वीक फैमिली है उनके घरों के बच्चों को भी आप देखोगे तो ऐसे ऐसे घर बैठे बिना किसी बीटेक की डिग्री के, बिना किसी इंजीनियरिंग की डिग्री के, या बिना किसी बड़े बड़े कॉलेज या कैम्ब्रिज और कैलिफोर्निया को जाए बगैर, IIT जाए बगैर भी आपने कई बार देखा होगा आजकल सोशल मीडिया पर कई चीज़ें दिख जाते हैं। रोबोट बना देते हैं, तो मशीन्स बना देते हैं, कई छोटे छोटे बैटरियों को जोड़ करके से कुछ ऐसा लाइटिंग का बहुत तरह की चीज़ें बनाते हैं। तो हमारे देश में होनहार बच्चों की कमी नहीं है, वो बहुत अच्छा से अच्छा कर सकते हैं। तो यही है, बायो केमिस्ट्री फिजिक्स में जाकर का मेडिकल लाइन में जा सकते हो। और एक बात मैं आपको बता दूं, इंजीनियरिंग में भी बताऊंगा, इंजीनियरिंग ही नहीं कर सकते उसमें भी आप जा सकते हैं। आप जैसे टीचिंग डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, वही वाली बात, आप आपने 11th-12th में मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री लिया, ग्रेजुएशन में आपने फिजिक्स ऑनर्स कर लिया, मैथमेटिक्स ऑनर्स कर लिया, केमिस्ट्री ऑनर्स कर लिया, फिर मास्टर्स कर ली, फिर बीएड कर लिया, फिर उसके बाद सीटेट क्लियर करके जो आप जिस राज्य से बिलोंग करते हो उसमें, या राज्य कर्मचारी के रूप में, या राज्यकर्मी के रूप में, या देश का जो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आप टीचर बन सकते हो और लेक्चरर लग सकते हो। ये भी प्रोफेशन में जा सकते हो। और एक बात बताऊं, साइंस डिपार्टमेंट में जाने के बाद सबसे बड़ा ऑप्शन क्या हो जाता है, आप किसी भी रूट में जा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, कहीं भी जा सकते हो। क्यों? रीजन बताऊं, जो साइंस वाले बच्चे होते हैं बहुत ही मेहनती होते हैं, उनको गेस पेपर पढ़ के एग्जाम देने की आदत नहीं होती है, वो मेहनत करते हैं, उनको बड़ी बड़ी किताब, मोटी मोटी किताब, बड़ी बड़ी राइटरों की किताब पढ़ने का आदत होता है। आजकल आपने सुना होगा जो यूपीएससी जो क्वालिफिकेशन होता है उसमें मैक्सिमम बच्चे मेडिकल के और इंजीनियरिंग के होते हैं। क्यों? क्योंकि जब वो बीटेक कर रहे होते हैं किसी अच्छे रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, कॉलेजों से, तो वो वहाँ पर उनको 4 साल में उनको पढ़ने की आदत डाल देते हैं, लिखने की आदत डाल देते हैं। इतने सारे फाइल्स बनाना, इतने सारे रिसर्च, इतने सारे असाइनमेंट्स, इतना काम होता है, इतना एग्जाम, हर सेमेस्टर वाइज एग्जाम करते 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 उनको पढ़ने 8-8 घंटे 10-10 घंटे लिखने पढ़ने की आदत हो जाती है। फिर उसके बाद साल 2 साल 3 साल यूपीएससी की तैयारी करते हैं और यूपीएससी फोड़ डालते हैं और IAS बन जाते हैं। लेकिन जो आर्ट्स वाले, कॉमर्स वाले बच्चे होते हैं वो मेहनत करते रहते हैं। उनको क्या होता है एक्चुअली 10th के बाद वो थोड़ा कम पढ़ने लगते हैं। उनको क्या होता है छोटे कुछ ज़्यादा उतना ज़्यादा, अगर कुछ बच्चे जो शुरू से मेहनत करते हैं, तो मैं किसी की नीचे दिखाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरल अमूमन ऐसा देखा जाता है, मैं वो बात कर रहा हूँ। जनरल क्या करते हैं बच्चे, वो उतनी तैयारी नहीं करते, मतलब ठीक ठाक पढ़ लेंगे आफ्टर ग्रेजुएशन। वो सोचता है हाँ चलो ठीक है, आप तो हम आर्ट्स वाले बच्चे हैं तो यूपीएससी तैयारी ही करेंगे। ऐसा भी नहीं है, यूपीएससी कोई हलवा नहीं है जो जब मर्जी क्या शुरू कर दे, जब मर्जी क्या तैयारी कर ले, ऐसा नहीं होता है। आपको इसके लिए एक बेसिक परफॉर्मेंस देने के लिए आपको एक बढ़िया से स्ट्रेटजी बनाना पड़ता है, फ्रेमवर्क बनाना पड़ता है, उसके हिसाब से काम करना पड़ता है। जरूरी नहीं है कि आप आर्ट्स लेंगे तो आप IAS ही बन जाएंगे और जो कोई साइंस लेगा तो नहीं बन सकता, ऐसा नहीं है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपनी इंटेलेक्चुअल मतलब अपने माइंड को, बौद्धिक क्षमता को इंक्रीज करना और पढ़ने की कैपेसिटी को बढ़ाने की बात है कि आप कितने देर तक, आपकी सिटिंग कैपेसिटी कितनी देर तक बैठ सकते हो, कितना कैचिंग पावर है। आप बैठने को 8 घंटा बैठ गए लेकिन आया 8 अक्षर भी आपके दिमाग में, तो उसका कोई मतलब नहीं। उसी तरह सेम मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, इंजीनियरिंग सर्विस भी होता है, मेडिकल सर्विस भी होता है। आप बीटेक एमटेक के अलावा भी आप जा सकते हो, मेडिकल सर्विस में जा सकते हो, इंजीनियरिंग सर्विस में जा सकते हो, ये आपके पास ऑप्शन है। और साइंस से रहोगे तो आप वही जो मैं बोला था ना, जो आपको मेडिकल इंजीनियरिंग और पायलट वाला चीज़ जो नहीं हो सकता तो वहाँ हो सकता है। उसमें मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री की आवश्यकता होती है, नीड होती है, तो वहाँ उसमें ही लाइन में जा सकते हो। मतलब कुल मिलाकर कहने की बात, अगर आप साइंस लेते हो तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप कहीं भी जा सकते हो, किसी भी रास्ते जा सकते हो। आपके पास क्षमता भी होती है और आपके पास सब्जेक्ट रिलेटेड चीज भी होती है। बट कॉमर्स और आर्ट्स में ना थोड़ी सी सीमित दायरा हो जाता है। कॉमर्स में तो मेरे ख्याल से कहीं ज़्यादा ही दायरा सीमित हो जाता है। आर्ट्स में तो कुछ है भी। कॉमर्स में क्या होता है कि आपका रूट बदल जाता है बिल्कुल ही। आप अकाउंटेंसी में, इकोनॉमिक्स में, बिजनेस स्टडीज में, इसमें चले जाते हो तो उसमें थोड़ा सा दायरा कम हो जाता है। हम आपके पास ये है कि 4-5 ऑप्शन है, उनमें अगर आप कोई चीज़ क्वालिफाई कर लेते हो तो वो वन ऑफ द बेस्ट में से हो जाता है, सुपर हो जाता है। दिक्कत की बात यहाँ यही है कि आप सिलेक्शन अच्छे से करो, एम बनाओ कि हाँ भाई मुझे सीए बनना है तो सीए ही बनना है, और 5 साल लगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे, 1 साल लगे, मैं बस सीए ही बनना है, तो आप जरूर कर लो। ये नहीं कि 12th कर लिया, 3 साल तैयारी करी, नहीं हुआ, फिर जाकर के आप बीए कर रहे हो, हिस्ट्री ऑनर्स कर रहे हो, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स कर रहे हो, तीसरे में गड़बड़ हो जाएगा। अब सेलेक्ट चूज करने के लिए क्या है, आप कई बच्चे क्या करते हैं, कॉमर्स ले लेंगे, बीकॉम कर लेंगे, फिर बाद में लॉ करेंगे। बताओ, बीकॉम करने के बाद लॉ करोगे, फिर आपने बीए लेना था, जब लॉ करने जाना तो उसकी बेसिक जानकारी तो आपको तो पोल साइंस से मिलेगी, आपको फिर जो बिजनेस स्टडीज और अकाउंटेंसी में कहाँ से आपको लॉ, आईपीसी का धारा और अनुच्छेद आर्टिकल्स के बारे में आपको कैसे पता चलेगा। वो आपकी फिर से वही बात हो जाएगी, बेसिक स्टडी करनी पड़ेगी, फिर बहुत ज़्यादा मेहनत करने की बात हो जाएगी। तो क्यों ना हम शुरू से ही ऐसे रूट पकड़ें जो हमारे लाइफ में हो। देखिए, और ये सारी चीज़ें ऑलमोस्ट मेरे दिमाग में जितनी थी मैं एक थोड़ा सा बता दिया। अगर और कोई डाउट्स हो, क्वेरी होगा तो मैं होगा तो कोई और एक वीडियो को भी होगा तो कोशिश करूँगा, बना दूंगा। अभी फिलहाल इतना समझ लीजिए, इतना जान लीजिए, यही मेन बात है आर्ट्स के लिए, कॉमर्स के लिए और साइंस के लिए।
अगर आपको इस लाइन में जाना है तो आप इन चीज़ों को जरूर सोच लीजिएगा कि हमें क्या सेलेक्ट करना है क्या नहीं, क्योंकि इससे आपका करियर डिसाइड होने वाला है। बस दिक्कत की बात यही है, जाते जाते मैं बताऊंगा कि अपने देश में, अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था, हमारे देश में, अपने इंडिया में, हमारे भारत में होनहार बच्चों की कोई कमी नहीं है, मेहनती बच्चों की, लेबोरियस बच्चों की कोई कमी नहीं, हार्ड वर्किंग बच्चों की कोई कमी नहीं है, नॉलेजेबल भी हैं, इनोवेटिव भी हैं, सब कुछ है। बट आज ही मैं चर्चा कर रहा था अपने बच्चों के साथ, मैं उनको भी बता रहा था, मैं आप लोगों के साथ भी बताना चाहूँगा कि हमारे देश में हर घर में अर्जुन है, हर घर में हनुमान है, बट उस अर्जुन को राह दिखाने वाला श्री कृष्ण नहीं है। श्री कृष्ण चाहिए जो उस अर्जुन को उनको बताए कि तुम्हारा कर्तव्य क्या है, तुम अपने कर्तव्य को कैसे पूरा कर सकते हो। दूसरा, हनुमान जी, हर घर में हनुमान जैसे वीर बुद्धिमान मतलब व्यक्ति है, बट बच्चा है, लेकिन उसको जामवंत जी जैसे कोई मिलना चाहिए जो उनकी शक्ति को उनको बताए कि तुम्हारे पास कितनी शक्ति है, तुम्हारे पास कितनी बुद्धि है, तुम क्या से क्या कर सकते हो। तो मेरा मानना है कि जो भी गुरुजन, जो भी माता पिता हैं, जो भी टीचर्स हैं, जो भी गार्जियन हैं, वो अपने बच्चों को किसी भी चीज़ के लिए प्रेस मत करिए, फोर्स मत करिए, दबाव मत दीजिए कि फलाना नहीं है क्या, ढिमकाना नहीं है क्या। नहीं, आप अपने बच्चे के अंदर आप उसके कैलिबर को पहचानिए, उसके इंटरेस्ट को पहचानिए। हमारे देश में आज के टाइम में कोई सब्जेक्ट छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, किसी भी सब्जेक्ट को लेकर के किसी भी फील्ड में जाकर के बच्चा बड़ा से बड़ा अचीवमेंट हासिल कर सकता है। इसीलिए मैं आप सबसे कह रहा हूं कि जितना अधिक से अधिक हो सके, जितने भी टीनेज के हमारे देश में बच्चे हैं, जो 13 से लेकर 19 के बच्चे हैं, इनको सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण और जामवंत जी की आवश्यकता है, यही मेरा मानना है। उनको अच्छे राह दिखाने वाला चाहिए, जो उनको मोटिवेट करे, जो उनको राह दिखाए कि बेटा तुम ये करो, तुम ऐसे करो, तुम ऐसे करो, ये करके तुम ये कर सकते हो। सिर्फ बातें बनाने वाला नहीं, सच में सही में मार्ग प्रदर्शित करने वाला, मोटिवेट करने वाला व्यक्ति चाहिए। मुझे आशा है कि मेरी यह वीडियो, मेरी यह बातें आपको अच्छी लगी होगी और कहीं ना कहीं आपको जो थोड़ी बहुत उलझनी होंगी वो दूर की होगी। अगर फिर भी और कुछ नई जानकारी और कुछ नई बात चाहिए तो या मैं कोई कुछ कहना छूट गया मुझे, तो आप अगर कमेंट बॉक्स में मुझे कहोगे तो मैं दूसरा वीडियो भी बना दूंगा। और एक बात और बताना चाहूँगा, जो मैं अभी जो सीरीज स्टार्ट किया है इकोनॉमिक्स का, तो इस इकोनॉमिक्स का मैं फर्स्ट चैप्टर तो वीडियो अपलोड कर ही दिया है, सेकंड भी कर दिया, अब मैं थर्ड वीडियो भी डालूंगा। इसके साथ साथ मैं बिजनेस स्टडीज जो 12th का है उसका भी डालूंगा, अपलोड करूंगा। अगर आप में से कोई बच्चा ह्यूमैनिटीज़ का है, वो चाहता है कि मैं पोल साइंस मतलब पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी का भी अपलोड करूं, तो वो भी मैं करूंगा। अभी फिलहाल मैं कॉमर्स का, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट है उसके 12th के कोर्सेज को मैं आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। अगर ये वीडियो अगर आप देख रहे हो और आपके कोई जान पहचान का कोई भाई बंधु दोस्त मित्र कोई है, तो उनको जरूर शेयर करिए मेरा चैनल। उस पर आपको अच्छे से अच्छे वीडियो मिल जाएंगे, स्टोरीज के, मोटिवेशनल स्टोरीज के, अच्छे अच्छे कोट्स के शॉर्ट्स वीडियो भी मिल जाएंगे और लॉन्ग वीडियो भी मिल जाएंगे। हाँ, कई सारे ट्रिक्स भी मैंने बताए हैं, उस ट्रिक्स को भी आप देख सकते हो, जो मैथमेटिकल ट्रिक्स के, स्क्वायर कैसे निकालें, क्यूब कैसे निकालें, फिगर्स कैसे काउंट करें, क्लॉक में कैसे टाइम देखें, अगर रिवर्स है तो कैसे करें, सारी चीज़ें मैंने किया हुआ है। अगर आप चाहो तो वहाँ विजिट कर सकते हो, देख सकते हो, अपने दोस्तों में दिखा सकते हो। अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगे, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपको फ्यूचर में काम आएगा या आपके दोस्तों को, भाइयों को काम आएगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। मेरे लिए छोटा सा हेल्प हो जाएगा और मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिल जाएगा कि मैं और आपके लिए मेहनत करूं, अच्छे से अच्छे वीडियो अपलोड करूं। थैंक यू सो मच इतने देर तक मुझे सुनने के लिए। जय हिंद, जय भारत।